बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल सोशल मीडिया। हमारे साथ उस्मान मांगर साहब मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया की ज़ीनत बने रहते हैं पिछले 4-5 माह से, जब से उन्होंने खास तौर पे अनाउंसमेंट की है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से अलहदगी के हवाले से। उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ और उनकी जगह-जगह पे डिस्कशन जो हैं, वो हमेशा डिस्कशन का हिस्सा रहती है। उस्मान मांगर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त दिया। हाँ मुसब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अच्छा, सर। मांगर और साहब, आपने पहला इस सवाल काबिल ये है समझा कि मैं कि अपना नुक्ता नज़र आपके इस प्रोग्राम में रख सकूं। जी उस्मान मांगर साहब, पहला जी सवाल सर। ये है, आपकी पहचान तहरीक-ए-लब्बैक की वजह से है, बैरिस्टरशिप की वजह से है या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है? सर मेरी पहचान बाबा जी का एक अदना नौकर होने की वजह से है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से है सर। ये आपने जी मारूफ बात है, आपको हाफिजाबाद की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और हाफिजाबाद की ज़िम्मेदारी जब वापस ली गई, तो क्या ख़्याल है कि वो एक तरह से ज़िम्मेदारी वापस जो आपसे ली गई, फिर बर्दाश्त हो गया, आपने तहरीक-ए-लब्बैक से अलहदगी का ऐलान किया, या उसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? नहीं नहीं सर, ज़िम्मेदारी ना मुझे हाफिजाबाद की नहीं दी गई, मुझे पंजाब की दी गई थी। और मुझे अल्लामा साहब हुसैन रिजवी साहब की तरफ से टास्क दिया गया था कि हम पंजाब में अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी से आगे लाना चाहते हैं और हम कोई रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं और हम अपनी पार्टी की स्टैंडिंग इस तरह की डेवलप करना चाहते हैं कि हम तीसरे से पहले नंबर पे आएँ। एंड फॉर दैट रीज़न आई स्टार्टेड माय वर्किंग। हाफिजाबाद से तो जी मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन के लिए पार्टी ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, पार्टी ने मेरे पे एतमाद किया, मुझे टिकट दिया और मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। और ये जो पंजाब की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी, ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था इस पार्टी में कितने ओहदे होते हैं, क्या ओहदे होते हैं, क्या सिस्टम है। ये मुझे बुला के मुझे ऑफ़र किया गया, तो जब मैंने पार्टी जॉइन की हुई थी, तो फिर मैंने इसको बखुशी कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एफ़र्ट्स कर सकता था, मैंने अपनी नेक नीति से एफ़र्ट्स पुट इन की। पार्टी छोड़ना ओहदा लिए जाने की वजह से नहीं था, या पार्टी छोड़ना कोई इस तरह की मेरी कोई और इख्तिलाफ़ात नहीं थे। वो मेरी कुछ और रीज़न्स हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता है। लाइक मैं कुछ जो मैं करना चाहता था उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो इस वजह से इन अ गुड मैनर एक अच्छे नोट पे मैंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। बाकी ताल्लुकात वहीं पे हैं, जो है मुलाकात होती है, आता-जाता भी हूँ, सब कुछ होता है। लेकिन इन ऑफ़िशियल कैपेसिटी नहीं जाता, तो एज़ अ डेफ़िनेटली फ्रेंड पिछले जाता हूँ। दिनों जो वो का लाहौर में एक तकरीब हुई, उसमें भी आप इकट्ठे हुए हाई कोर्ट में और बाकायदा तौर पे आपको नशिस्त भी मिली वहाँ पे। आपके नाम की सीट लगाई गई और वो प्रोटोकॉल और वो अभी तक आपका ताल्लुक साद रिज़वी साहब से किसी से ढका-छुपा नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है बैरिस्टर साहब, आपको किसी और सियासी पार्टी से कोई ऑफ़र आई हो जब से आपने अलहदगी इख्तियार की है? सर देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पीछे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं और पॉलिटिशियंस को अप्रोच करते रहते हैं और पॉलिटिशियंस के साथ इन इन अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन वो रहते हैं। लेकिन जी। मेरा इस चीज़ का ये सबूत है, मेरे कॉन्टैक्ट होंगे, लोगों ने मेरे से राब्ता किया होगा, लेकिन इस चीज़ का मैं अपनी तरफ से ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरा किसी और से राब्ता होता या मैंने कोई इंटरेस्ट शो किया होता, तो मैं उसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक के जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जाना बंद कर देता। तो मैं अभी बड़ा बखुशी जाता हूँ, ऐज़ अ बाबा जी का नौकर जाता हूँ और जाता रहूँगा जी। तो बाकी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पार्टीज़ करती रहती हैं, लेकिन कौन-सी पार्टी में जाएँगे? पीएमएलएन में जाऊँ, जिनके खिलाफ सारा दिन बातें करता हूँ, जिनके नज़रिए से इख्तिलाफ़ करता हूँ, पीटीआई में चला जाऊँ, जिनके नज़रिए से इख्तिलाफ़ करता हूँ। सबसे बड़ा जो तो फिर क्या नाक़िद है, जो क्या समझा तनकीद क्या करने जाए? वाला तहरीक-ए-लब्बैक से आपने अलहदगी इख्तियार कर ली, किसी और तहरीक-ए-लब्बैक सियासी पाकिस्तान पार्टी में के सबसे साथ। बड़ा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में तनकीद करने वाला इंसान मैं था जी। तमाम जी, इंटरव्यूज़ जी, आप जी। उठा के सुन लें और मेरी तनकीद बिल्कुल से ही ठीक है उनको आपकी तकलीफ़ बात। मेरा होती थी। सवाल है, बैरिस्टर साहब, ये है कि अगर आप तहरीक-ए-लब्बैक से भी अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं और किसी और सियासी पार्टी, डेफ़िनेटली जो भी पार्टियाँ चल रही हैं उनके साथ आपका शरीर वैसे इख्तिलाफ है। क्या फिर सियासत आपकी एंड हो चुकी है या आप इन फ्यूचर कोई अगला कोई राहे-अमल देंगे? सर सियासत कभी भी बंदे की एंड नहीं होती, पॉलिटिकल कैरियर जो है उसमें एक पॉज़ है। अब ये देखते हैं कि ये पॉज़ किस तरफ खुलना है और सियासत चलती रहती है। बात ये है कि अगर हमने ख़त्म नबूवत के कॉज़ को सर्व करना है, तो वो हम सिर्फ़ पंजाब का नाज़िम आला या नायब नाज़िम आला होके सर्व नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ हम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में ओहदे पे रह के, टिकट लेके और लाइक लोग हमारे हाथ चूमे तो हम कहें हमने सिर्फ़ तब सर्व करना, वो ऐसा नहीं है। वो आप किसी भी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं में सर्व कर सकते हैं। वो मैं एज़ अ बैरिस्टर अब सर्व कर रहा हूँ। पहले भी मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। आज भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑफ़र कर रहा हूँ कि खुल-डुल के मुजाहिदीन जो हैं वो ख़त्म नबूवत का काम करें।
जो लीगल बैटल्स हैं कानूनी महाज पे, इंशाल्लाह वो बाबा जी कहते थे कि जिन्ना दा ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ महाज ਤੇ इंशाल्लाह वो ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ नहीं लगन देंगे जी। बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ बैठा हुआ है हाई कोर्ट में जी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत जबरदस्त। असल में बात यही है ना जी कि इसमें किसी हुलिये की और किसी खास तरह के रूप को धारने की जरूरत नहीं है। जो खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं वो हर रूप में काम कर रहे हैं और आप भी उन्हीं में से एक हैं। वैसे सर पीआईए के हवाले से जो बोली लगाई गई उसमें आप शरीक हुए थे जाती तौर पे? सर मैं शरीक नहीं हुआ उसमें। बेसिकली 9 कंपनीज थी और 9 में से 8 कंपनीज बैक आउट कर गई थी। पहले 4 कंपनीज ने बैक आउट किया। आई वाज इन दैट शॉर्टलिस्टेड 9 कंपनीज। उसमें मेरी कंपनी थी मांगड़ इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जी। और लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ऐसी सैंक्शंस इंपोज की, गवर्नमेंट ने ऐसी शराइत लेके आए जो कि इनिशियली नहीं थी। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट नहीं थी वो। उसके बाद ऐसी शराइत लेके आए कि जिसके ऊपर आप कहें कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं रहा कि कोई बंदा बिड वहां पे पुट अप कर सके। नहीं तो तो माना अलॉन्ग साहब उसमें विद वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें जो इतलात मिली है वो तो 1 करोड़ तक तो रजिस्ट्रेशन ही थी। तो आप बाकायदा रजिस्टर्ड हुए थे इसमें? उस प्रोसेस को फिर हमने बायकॉट कर दिया और जिसके नतीजे में आपने देखा कि वहां पे सिर्फ एक कंपनी रहेगी और उस कंपनी ने भी जो बिड दिया वो बिड आपके सामने है कि वो बिड ना उनके बराबर था। पीआईए एक इंस्टीट्यूशन का और गवर्नमेंट का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था वो बिड भी जी। तो बेसिकली उसके बाद 10 अरब रुपए का बिड आया। मैंने उसके बाद भी इंटरव्यू दिया है। मैंने उसके बाद करने को तैयार हूँ। मेरी कंपनी पे करने को तैयार है। हम पीआईए को टेक ओवर नॉट मैं 11 की बात नहीं करता, मैं 12 की बात नहीं करता, मैं 13 की बात नहीं करता, मैं डबल अमाउंट की बात करता हूँ। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इस बिडिंग प्रोसेस में, इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में, तो मैं डबल पे करने को तैयार हूँ जी। अच्छा, उस पे आपने ये भी क्लेम किया था कि आप पीआईए का नाम बदल के खादिम हुसैन रिजवी साहब के नाम पे उसको वक्फ कर देंगे। तो पाकिस्तान की तारीख में और बहुत बड़े-बड़े ऐसे रहनुमा गुजरे हैं, तो क्या वजह है कि आप उसको खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ ही रिलेट करवाएँगे? सर मेरी मेरी पाकिस्तान की तारीख में गुजरे होंगे। मेरी जो पॉलिटिकल तारीख है उसमें खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ही गुजरे हैं और मेरी वाबस्तगी उन्हीं के साथ थी, उन्हीं के साथ है जी। और मैं अगर अल्लाह ताला मुझे इस काबिल समझता कि मैं इसको टेक ओवर कर सकता हूँ या मेरी कंपनी टेक ओवर कर सकती है, तो मैंने ये डे 1 पे ऐलान किया था और इसको ये मैंने सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं किया था। मैंने कैटेगोरिकली इसको मेंशन किया था अपने लेटर के अंदर जो कि मैंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सामने रखा। इसमें जो मेरा कंसोर्शियम था जिसमें मेरे साथ 4 पार्टनर्स हैं, मैंने उन पार्टनर्स के साथ इन राइटिंग ये मैंने उनके साथ अप्रूवल लिया इन राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट। इसको मैंने वहां पे लिखा कि इन केस ऑफ अ सक्सेसफुल बिडर हम जो है अपनी फ्लाइट्स को केएचआर के नाम से जो है उसको चलाएंगे जी। बैरिस्टर साहब बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स जो है उसकी तैयारियां अरूज में है। तो उस उर्स पर आपका जाना ना जाना ये बात की बात है। आप ये बताएं कि आपको उस उर्स के लिए इनवाइट किया गया? जी बाकायदा इनवाइट किया गया है जी। और इनवाइट ना भी किया जाता मैं फिर भी जाता जी। और जब से मैंने अलहदगी का ऐलान किया है उसके बाद भी न्यूमरियस टाइम मल्टीपल टाइम्स मैं बाबा जी को सलाम करने वहां पे हाजिर हो चुका हूँ जी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा बैरिस्टर साहब यकीनन आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा। साद हुसैन रिजवी साहब ने एक इंटरव्यू में रिकॉल किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुतालिक और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पिछले 2-3 माह से बकायदा जैसे कोई बंदा ललका रहा होता है, तो साद साहब ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं साद रिजवी साहब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सामने उस मुनाज़रे के लिए बैठना चाहिए था या नहीं? सर ये तो देखें ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की शूरा इसका फैसला कर सकती है, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान कर सकती है। मैं एज़ अ बाबा जी का चाहने वाला ना मशवरा दे सकता हूँ, ना इस कैपेसिटी में बैठा हुआ हूँ। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लाइक ये चैलेंज बनता नहीं है, ये मुनाज़रा बनता नहीं है। मुनाज़रा 2 एक तरह के इल्म रखने वाले लोगों के बीच होता है, एक तरह के कद-काठ रखने वाले लोगों के बीच में होता है। तो लाइक इसका वो इसलिए बैठा हुआ वहाँ पे बोल रहा है क्योंकि उससे जो इस चीज़ से वो अपना कद-काठ बढ़ाना चाहता है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब फ़ैसला है कि ये उसको ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड ना की जाए। बाकी ज़्यादा बिल्कुल ठीक है जी। जो इसके ऊपर आप मज उलमाए कराम इसके ऊपर जो है वो बोल सकते हैं। आप उलमाए कराम इसके ऊपर ज़्यादा ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे तो ये पूछें कि जनाब लाइक कोई कानून क्या कहता है, अदालतें क्या कहती हैं, आइन क्या कहता है? तो इसमें तो वो राय दे बिल्कुल सकता ठीक है हूँ। जी। इस्लाम क्या कहता है बैरिस्टर वो तो साहब मुझसे जो भई हम आपसे सीखते हैं जी। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब की कॉल है 24 नवंबर के हवाले से।
उसके मुतालिक आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या देखते हैं कि अवाम उस तनाज़ुर में निकल सकती है या पाकिस्तान के हालात अब मज़ीद किस तरफ जा रहे हैं? आप इस पे अपनी ओपिनियन देंगे जी? कल एक सहाफ़ी भाई पूछ रहे थे कि जी आप अगले आने वाले चंद दिनों में क्या देख रहे हैं? मैंने कहा जी 3 दिन बाबा जी का उर्स देख रहे हैं, उसके बाद जनाब पीटीआई वालों की लाल होती भी देख रहे हैं। ठीक है जी। तो यही इसका जवाब है जी। वो वो कफ़न लेके निकलते हैं, सर पे कफ़न बाँध के निकलते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और वो वापसी पे डी चौक पहुँचने से पहले ही वो धोती में बदल जाता है। तो इस दफ़ा भी मैं यही देख रहा हूँ सर। अच्छा, जो मौजूदा तनाज़ुर में कल एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी एक फैसला आया है और ऑब्वियसली आप पहले क्लेम कर चुके हैं जी हमने उलमा के मुताबिक चलना है, हमसे लॉ के बारे में पूछा जाए या कानून की बात की जाए। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से हट के मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वीपीएन के मुताबिक जो पाबंदियाँ गवर्नमेंट की, आप क्या समझते हैं ये मुनासिब है? जब ट्विटर को वैसे ही इन्होंने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, एक आम इंसान की रसाई नहीं है तो उसको उस अप्रोच के लिए लोग वीपीएन यूज़ करते हैं। तो जो वीपीएन पे पाबंदी लगाई गई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर देखें, अगर तो मुल्क के कानून और मुल्क के आइन की बात की जाए, तो ट्विटर के ऊपर जो पाबंदी है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। अगर लेकिन आप उसी आइन की बात करें, तो उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हों, अगर मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती हो किसी चीज़ से, तो गवर्नमेंट उस सूरत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ले सकती है। तो दिस फॉल्स अंडर द दैट शेल्टर ऑफ दैट और द अम्ब्रेला ऑफ दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। अगर गवर्नमेंट समझती है कि मुल्क की सलामती के अगेंस्ट है एक चीज़, मुल्क के मुफाद के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट इज फुली empowered टू बैन एनी साइट और बैन एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। बट व्हाट आई सी, लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल मेरे से पूछें, तो ये इस चीज को बंद करना गवर्नमेंट और या स्टेट के ज्यादा अगेंस्ट जाता है। जब आप किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो लोग फिर जिद में, या लोग फिर इन अ क्यूरियोसिटी लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं। तो आप इसको इन अ नॉर्मल मैनर चलने दें, आप इसको स्प्रेड होने दें, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, आप इसको लोगों को प्रोवाइड करें, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा। अदरवाइज ऐसे जो सैंक्शंस हैं या ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको इम्पोज करने से लोगों के अंदर नफरत के जज्बात ज्यादा बढ़ते हैं जी। मैं बस इतना कहूंगा। डेफिनेटली मांगर और बाकी साहब इस्लामी इसका नजरियाती कौंसिल का आपने कहा है, जी, इस्लामी जी। नजरियाती कौंसिल का आपने कहा है, तो उस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है, ये जो टीवी पे ड्रामे चल रहे हैं जिसमें स्लीवलेस पहन के ख्वातीन अपीयर हो रही हैं, ये जो आपके सारा चल रहे हैं, एड्स चल रहे हैं, ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं सड़कों के ऊपर, ये जो सूद है आपका, और आपके मुल्क में फहाशी है और यानी है, आपके मुल्क में सूद है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये इस्लामी सारा कुछ नजरियाती शरई तौर कौंसिल, पे चल रहा है और ये वीकेंड का इस्तेमाल ही गैर शरई हो गया था। जी, जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जब इसके ऊपर भी बात करेगी, तो गवर्नमेंट इसी तवज्जो से उसको सुनेगी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने वीपीएन वाली बात को सुना है। अभी रिसेंटली एक फैशन शो चल रहा है सऊदी अरेबिया में और वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो उस हवाले से भी बात की जा रही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का उसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आएगा? सर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो पाकिस्तान के हद तक जो है चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकती है। सऊदी अरब के मैटर्स को तो वो तो उनका इंटरनल मैटर है, उसको डिस्कस नहीं कर सकती जी। अच्छा मालिक साहब अगला वो अपने एक मुल्क क्वेश्चन में, और है कि जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है चीजें, स्मोक वाला चल रहा है मामला या पूरे पंजाब में जो 19 लाख के करीब लोग अस्पतालों में पहुंचे हुए हैं और हमारी वज़ीर माहौलियात जो है वो जिनेवा से कल ही लैंड करके वापस आई हैं। उन्होंने आगे मज़ीद तालीमी इदारों को और बंद कर दिया और खास तौर पे लॉकडाउन और कर्फ्यू वाली सूरत-ए-हाल। आप क्या समझते हैं इन 3 दिनों में बाबा जी के उर्स के लिए लोग डेफिनिटली पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग मूव करके आएँगे? तो इस ऐसे तनाजुर में बाबा जी के उर्स के हवाले से जो रश होगा, तो लोगों की सेहत के हवाले से या आप क्या समझते हैं कि इससे कोई गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रक्शंस मज़ीद देगी या इसमें कोई रुकावट बन सकती है कोई चीज़? अच्छा, बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनेगी, और ये एक ऐसा इवेंट है कि इसके ऊपर रुकावट बन भी नहीं सकते, और इसके ऊपर प्रॉपरली परमिशन ली गई है, इसके ऊपर प्रॉपरली गवर्नमेंट ने वादा किया है कि फैसिलिटेट किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और बाकी भी हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट रुकावट नहीं बनेगी, बाकी जो माहौलियाती आलूदगी है, वो उसको वही लोग काउंटर कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट एनफ हों, जिनको इन चीज़ों का पता हो। तो ये अभी तो ट्विटर को काउंटर करने में लगे हुए हैं और दूसरी चीज़ों को काउंटर करने में लगे हुए हैं। माहौलियाती आलूदगी के लिए सर आपको, ये आज से 50 साल पहले आप बर्तानिया में चले जाएँ, तो लंदन में भी यही इश्यू था।
आप आज से 15 साल पीछे चले जाए, बीजिंग में भी ये इश्यू था। आप आज से 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएँ, जापान में भी ये इश्यू वो फेस कर रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ों को काउंटर करने के लिए 20-30 इयर्स के अपने प्लान्स ले आउट किए और उससे इसको काउंटर किया, और आज आप लंदन की जो उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आप देखेंगे, जो कि वर्ल्ड वर्स्ट में होता था, वो आज वर्ल्ड बेस्ट में फॉल कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है फॉर टू फैसिलिटेट द masses, व्हेयरएज़ हम टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं टू इम्पोज़ रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द masses। पूरी दुनिया ने कोयले के कारखाने उतार के बेचे, और कोयले के कारखानों से जो बिजली हमने वो उठा के वही बनाते थे, उनको उन्होंने डंप कर दिया, उनको उन्होंने स्क्रैप में बेच दिया। और हमने उसको वी टूक इट एज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, और हमने उसको वहाँ से खरीदा और हमने ला के साहिवाल में लगा दिया, सिंध में लगा दिया। पूरी दुनिया कोयले से हट रही है, हम कोयले पे शिफ्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी गाड़ियों को मूव कर रहा है तेल से इलेक्ट्रिक के ऊपर। अब सारा जी। तेल आपको पता है वहीं से निकलता है, जो वर्ल्ड रेशो है वो मैक्सिमम नंबर वहीं से प्रोडक्शन की रेशो है। अगर जो कंट्री खुद ऑयल निकालती है वो अपनी गाड़ियों को हाइब्रिड पे और अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रही है, तो वो कंपनी उसी वक्त पाकिस्तान में आके अरबों डॉलर रुपए की सरमायाकारी कर रही है अरामको की सूरत में। अरामको कंपनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, बिकॉज दे नो बिल्कुल दैट कि इनको 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 पागल बनाना इज कंपैरेटिवली इजी। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक पे मूव कर रही है, हम इलेक्ट्रिक के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, और हम प्रमोट कर रहे हैं आपका जो पोल्यूशन है उसको बाय द वर्च्यू ऑफ एमिशन जो कि गाड़ियों से निकलती है। सर जो आपके डेफिनेटली सर, स्कूल्स हैं, उसमें जो उनका कहीं आपके ना कहीं मॉल्स गवर्नमेंट हैं, के या जाती जो बाकी वफादारी सारी शामिल चीजें है। हैं, ये एमिशन का कॉज नहीं है। सबसे बड़ा एमिशन का जो कॉज है या ये स्मोक का कॉज है वो पोल्यूशन है, और पोल्यूशन कॉज्ड बाय दी गाड़ियां या कार्स या ट्रांसपोर्ट जो चलती है डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर। और पाकिस्तान में जो हम पेट्रोल लेते हैं और जो हम डीजल लेते हैं, ये भी दुनिया की सबसे लोअर क्वालिटी का हम बाय करते हैं, और उसके थर्ड ऊपर क्वालिटी प्रॉफिट वही। चार्ज करके आगे हम मैसेज को देते हैं जी। तो सर इसके ऊपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज जिनीवा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जिनीवा जाना, आई वांट टू क्रिटिसाइज दैट। किसी को भी बीमारी हो सकती है, कोई कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं मनीषा साथ साहब, मैंने ये जरूर मरियम कहूंगा साहब कि का साहिबा के बारे में नहीं कहा, अ, मैंने मरियम औरंगजेब का अल्लाह नाम ऐसे लिया, क्योंकि हालात वो पैदा कर दे माहौलियात है, कि उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो किसी उस गरीब के माहौलियात बच्चे में। को वो बीमारी लाहक हो जाए, तो वो भी इस काबिल हो जी के जी। वो जिनीवा जाके इलाज करवा ले। वरना अल्लाह इनको इतनी हदायत जरूर दे दे कि जनाब ये अपने इन अस्पतालों को इतना अपग्रेड कर दें जिनके ऊपर ये हुकूमत करते हैं उनके लिए, कि वो भी अपना इलाज यहाँ मगर से साहब, करवा उसपे भी सकें। बीबीसी ने लेकिन इनकी द बात को रद्द क्रूशियल कर दिया पॉइंट कि इज ये व्हाट जो मरियम औरंगजेब बीमारी वाज है इसका डूइंग इलाज अलोंग पाकिस्तान विद में हर। हो सकता है। मरियम औरंगजेब उसके साथ वहां पे क्या कर रही थी? जी सर। चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे थे? नहीं सर, अ, नहीं, चीफ सेक्रेटरी की मैं बात कर रहा हूँ कि मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी साहब सिर्फ बैग उठाने साथ जिनीवा गए हुए थे, अदरवाइज उनकी वहां पे कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं थी। ठीक है, और बिल्कुल वो बिल्कुल। उन्होंने बैग बड़े अच्छे तरीके से उठाया। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें चीजें उठाने का रिवाज बहुत ज्यादा है, शुरू से ही ज्यादा है। वो बैग हो या और चीजें हो, लोग उठाते हैं, और जो लोग जितना ज्यादा उठाते हैं वो उतना ज्यादा तरक्की करते हैं। और अगर वो नहीं उठाते तो वो फिर मेरी तरह साइड पे होके जो है ना इन डिफरेंट कैपेसिटी सर्व करने की कोशिश करते हैं। इस चीज के साथ आप एडमिट विद अच्छा मांगे करेंगे। साहब, तो लॉ लॉ बाकी एंड जो ऑर्डर के इलाज है, जो मुताबिक मरियम बात नवाज करी शरीफ अगर। साहबा को बीमारी है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। अल्लाह जी ताला जी। उनको शिफा दे। लेकिन जो स्पेसिफिकली उनकी सर्जरी का इशू है, वो अभी पूरी दुनिया में दो डेस्टिनेशंस हैं जहां पे उसको क्योर किया जा सकता है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। वन इज द यूएसए एंड अदर इज दी जिनीवा। उसके अलावा पूरी दुनिया में भी वो इलाज नहीं है। थायराइड का इलाज है, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट स्टेज है, जिसको फेस कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उसका इलाज इन्हीं दो डेस्टिनेशन पे है। ये मांगे मेडिकली साहब, प्रूवन है जी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के जी साथ जिस तरह का सलूक हुआ, सुप्रीम कोर्ट अब एक नहीं, अगर कहा जाए कि दो बन गई है तो कुछ गलत ना होगा। आईनी बेंच बनने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की हैसियत क्या रही, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो एक दो दिन में जो समातें हुई हैं उनमें उन्होंने किस तरह के फैसले किए हैं, आप किस नजर से देखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का आइंदा आने वाले दौर में मजीद क्या हाल होने वाला है? हाल ये होने वाला है कि कल आपका आईनी बेंच केस सुन रहा था। वो केस क्या था जी कि जी। इलेक्शन 2024 को फरवरी से आगे करके मई में कर दिया जाए। तो जो इलेक्शन होने के बाद फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बन चुकी हुई है, वो केस आपका कल सुना गया कि इलेक्शन। तो यही हाल है
इसी तरह लोगों को सजाएं होती हैं और वो अपनी अपीलें लेके जाते हैं और वो अपीलें पेंडिंग पड़ी होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब वो अपील लगती है बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है जी बाइज्जत बरी किया, और जब वो फैसला जेल में पहुंचता तो पता लगता है कि उनको तो फांसी दे के जनाब वो आगे जन्नत या दोजख में पहुंच चुके हैं बंदे। तो ये आपके निजाम अदल का हाल है। हम कहते हैं आप 2 नहीं, आप 4 सुप्रीम कोर्ट बनाएं, हमारे पैसे से ही बनाने हैं, हमने तनख्वाहें देनी है इन जजेस को, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टीज वालों ने तो देनी नहीं है, पीएमएलएन ने या पीपल्स पार्टी ने या पीटीआई ने तो देना नहीं है, ये हमने ही कमा के अपने बच्चों का पेट काट के टैक्सेस दे के हमने इनको तनख्वाहें देनी है। हम कहते हैं आप चार सुप्रीम कोर्ट बना लें, लेकिन साथ एक आईनी तरमीम ये भी कर लें कि वहां पे इंसाफ वो दिया जाएगा जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में दिया जाता था। एक तरमीम साथ ये भी कर लें, बिल्कुल वरना ठीक हमारे है। लिए मजीद शर्मिंदगी का बाइस ना वैसे बने सर दुनिया में 132वें नंबर पे बैठ के। जजेस की तादाद पहुंच गई 34 तक, और उनकी जो मुराद में इजाफा हुआ, जैसे जुडिशल अलाउंस में जिस कदर इजाफा हुआ डेफिनेटली आप जानते हैं, और हाउस रेंट जो है उनका वो 50-60 हजार से बढ़ा आगे 3.5 लाख तक पहुंचा दिया गया। ये इतनी बड़ी बड़ी मुराद सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम पे जजेस का मुंह बंद करने के लिए। नहीं सर, आईएमएफ मेहरबान है आप पे, जब आप पे आईएमएफ देखे आपने कमा के तनख्वाहें देनी हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब मैं घर पे 10 मुलाजिम रख लूं, अगर मैंने उनको कमा के तनख्वाह देनी है तो मैं सोच के दूंगा, और अगर मुझे पता हो कि हर महीने मैंने कर्जा लेके दे देनी है तो कर्जे में से मैं देता रहूंगा, और वो कर्जा पे ऑफ किसने करना हो, वो मेरी रियाया ने करना हो, तो फिर मैं हर रोज पर्ल्स एंड प्रिविलेजेस एंड ये चीजें मैं इंक्रीज करता रहूंगा। तो ये सर लेकिन एक और बात है, अगर इसको पॉजिटिव मैनर में देखें, वो सब भाई हर चीज के ऊपर तनकीद करना भी एक मुनासिब चीज नहीं है। पूरी दुनिया में ये इंश्योर किया जाता है कि जो पुलिस है और जो अदलिया है, इनकी तनख्वाहों का स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए कि ये किसी सूरत भी सोचे ही ना करप्शन की तरफ जाने का और ब्लैक मनी को हासिल करने का। इनको बिल्कुल ठीक इनकी है। गवर्नमेंट्स इतना ज्यादा फैसिलिटेट करती हों कि ये इन अ ट्रू मैनर मैसेज को सर्व करने के जज्बे से वहां वैसे साहब बैठे। आपका अगर आप पॉइंट उस पर बिल्कुल राय ठीक है में सर। देखें तो आई ट्रूली अप्रिशिएट कि हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और हम इनका जो पे स्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारा अब अगर मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि फरवरी 2024 से इलेक्शन आगे करके मई 2024 में करने की पिटीशन हो तो वो नवंबर 2024 में नहीं सुनी जाएगी, वो फरवरी में ही सुनी जाएगी। तनख्वाहों का वैसे साहब स्ट्रक्चर बढ़ने के बाद एज अ यहाँ सिटीजन ऑफ मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान, ये है एज अ सर प्रैक्टिसिंग कि लॉयर, मैं ये भी आपकी एक्सपेक्ट बात करता हूँ। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। आपने कहा कि सैलरीज इतनी बढ़ जाए कि करप्शन का चांस ना रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना जी, क्या आपने देखा है स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन चल रही है, इन्होंने हॉस्पिटल्स का को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, सिर्फ एक पीछे लॉजिक है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो सर जो एक टीचर की सैलरी है वो तो 1 लाख भी नहीं होती, और जजेस की मुराद है वो तो 9 लाख से लेके 20 लाख तक सैलरी है। तो आप क्या समझते हैं ऐसे में जब स्कूल 500 से ज्यादा प्राइवेटाइज कर दिए गए खासतौर पर पंजाब में, और हॉस्पिटल्स के पीछे ये लगे हुए हैं, असातिज़ा ने एहतजाज किया उनको डंडे मारे हैं, डॉक्टर सड़कों पे उनको डंडे मारे जा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ एक तबके पे इतनी नवाज़ें क्यों हो रही हैं? सर बेसिकली द प्रॉब्लम इज हमने बेसिकली आज तक सीखा ही ये है कि जिसको हमने खुश करना हो उसको फैसिलिटेट कर दिया जाए, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि ईदर आफ्टर द आफ्टर द राइज ऑफ दिस पे स्ट्रक्चर, क्या इधर दे आर स्टिल हैप्पी और नॉट, वो खुश भी हैं कि नहीं है। तो ये सर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अभी भी है। बाकी स्कूल्स आपने कहा है, आपने हेल्थ सेक्टर को कहा है, सर स्कूल हेल्थ सेक्टर उन गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी होते हैं जो अपनी मैसेज को सर्व करना चाहें, जो मैसेज के वोट्स से जीत के गवर्नमेंट में आए, क्योंकि आफ्टर 5 years व्हाट डेमोक्रेसी सेज कि आप 5 साल बाद आप उन लोगों के सामने दोबारा हाजिर हों जिनके वोटों से आप जीते थे। तो जब यहाँ पे आप वोटों से जीतते ही नहीं है, वोटों से आप हारते ही नहीं है, आप यहाँ पे बूटों से जीतते हैं, बूटों से हारते हैं, तो फिर आप वोटों को सर्व क्यों करेंगे, आप बूटों को ही सर्व करेंगे। तो वो बूटों को सर्व दे आर डूइंग इन अ फैंटास्टिक मैनर सर। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम तो यही है कि हम फिर भी इस घिसे पिटे निजाम के ऊपर यकीन रख सकते हैं, और इलेक्शन आए तो हम जनाब बाहर निकल जाते हैं, खर्चा करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि शायद हमें हर 5 साल बाद ये एक खाम ख्याली आ जाती है
कि शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो जिंदा होने का चांस है। लेकिन फिर जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन की रात 45 को 47 में बदला जाता है और जीत को हार में बदला जाता है और जो ये सब कुछ होता है, फिर वो हमारा सारा एतमाद अगले 5 साल के लिए शटर हो जाता है एंड देन वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन कि वो है फिर हम मुसब भाई के साथ बैठ के इंटरव्यू देते हैं और उसमें हम अपनी जज्बात का इजहार करते हैं जी। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुसब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, फॉर स्पीकिंग, फॉर हेयरिंग मी आउट सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम देखने के लिए। आप आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।